हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। हम पढ़ रहे थे 11वीं कक्षा के जीव विज्ञान का तीसरा अध्याय जो कि है वनस्पति जगत। ओके, हमने इसका 14 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिया है। आज है हमारा इसका 15th पार्ट, तो यानी कि भाग 15। ओके, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है प्रस्तुति, यानी आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे। ओके, जो हमारा वनस्पति जगत चल रहा है, जो अध्याय चल रहा है, उस अध्याय का कौन सा पोर्शन आज खत्म करेंगे। ओके, कौन सा टॉपिक कवर करेंगे। आज हम बेसिकली पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म्स के बारे में, क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने जिम्नोस्पर्म पढ़ा था। ओके, ये बिल्कुल एनसीईआरटी का कंटेंट फॉलो हो रहा है, तो आप पढ़ सकते हैं यदि आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो आज हम जानेंगे सबसे पहले एंजियोस्पर्म का परिचय, उसके बाद एंजियोस्पर्म की प्रमुख विशेषताएं देखेंगे, उसके बाद एंजियोस्पर्म का विविधता और आवास के बारे में समझेंगे, और उसके बाद उसके आर्थिक महत्व जानेंगे, और फिर वर्गीकरण पर चर्चा करेंगे, क्लासिफिकेशन की चर्चा करेंगे, एंजियोस्पर्म का जो क्लासिफिकेशन है। उसके बाद हम एंजियोस्पर्म का महत्वपूर्ण योगदान के बारे में कुछ बातें करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है एंजियोस्पर्म्स का परिचय, इंट्रोडक्शन टू एंजियोस्पर्म्स। सबसे पहले है परिभाषा एवं अर्थ। एंजियोस्पर्म शब्द ग्रीक शब्दों से बना है। एंजियोस अर्थात बन प्लस स्पर्मा अर्थात बीज। ये ऐसे पौधे हैं जिनमें बीज फलों ओवरी के अंदर बंद रहते हैं। इनकी पहचान पुष्प यानी फ्लावर की उपस्थिति से होती है। पुष्प में परागकण, पॉलन ग्रेन्स और बीजांड ओव्यूल्स विशिष्ट रचना में होते हैं, इसलिए इन्हें पुष्पी पादप यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स कहा जाता है। ओके, जैसे कि हम बात कर रहे हैं परिभाषा एवं अर्थ की, यानी ये जो एंजियोस्पर्म्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं उसकी परिभाषा क्या है। बेसिकली आप समझ सकते हैं कि एंजियोस्पर्म सब दो ग्रीक शब्दों से बना है। एंजियोस जिसका की अर्थ है बन, और स्पर्मा जिसका अर्थ है बीज। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि इन पौधों के बीज किसी आवरण यानी फ्रूट वॉल या ओवरी वॉल के अंदर सुरक्षित रहते हैं। यही कारण है कि इन्हें आवृत बीजी पौधे कहा जाता है। देखिए, इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनमें फूल बनते हैं। फूल इनका जननांग होता है। ओके, जहाँ नर और मादा दोनों प्रजनन संरचनाएं होती हैं। इस प्रकार ये पौधे बीज, फल, फूल तीनों के निर्माण में सक्षम होते हैं। ओके, चलिए आगे आते हैं। देखिए, ये जिम्नोस्पर्म से यहाँ पे तुलना किया गया है। जिम्नोस्पर्म में बीज अनावृत यानी अनकवर्ड होते हैं, जबकि एंजियोस्पर्म में आवृत होते हैं यानी कवर्ड होते हैं। एंजियोस्पर्म में फूल, फल और बीज सभी उपस्थित होते हैं। परागन एवं निषेचन की प्रक्रिया अधिक विकसित और नियंत्रित होती है। इनका जीवन चक्र उन्नत संवहनी पौधों और प्रतिनिधित्व करता है। जिम्नोस्पर्म से यह पौधे विकास की दृष्टि से अधिक आधुनिक यानी कि एडवांस्ड है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म जो है वो बहुत ज्यादा एडवांस्ड है। ओके, सभी से सारे जितने प्लांट किंगडम में आपने अभी तक पढ़ा, ठीक है, एल्गी पढ़ा, ब्रायोफाइट पढ़ा, टेरिडोफाइट पढ़ा, जिम्नोस्पर्म पढ़ा, एंजियोस्पर्म पढ़ रहे हैं, तो जिम्नोस्पर्म तक जो भी है वो इनके निचले हिस्से में आते हैं। ओके, ये सबसे ज़्यादा एडवांस्ड है। तो वही यहाँ पे कहा गया है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में मुख्य अंतर बीज की स्थिति का है। जिम्नोस्पर्म में बीज अनावृत यानी खुले होते हैं, जबकि एंजियोस्पर्म में बीज जो होते हैं आवृत होते हैं यानी फल के अंदर बंद रहते हैं। इसके अलावा हम बात करें, एंजियोस्पर्म में फूल और फल दोनों विकसित होते हैं, जिससे परागन और निषेचन की प्रक्रिया अधिक नियंत्रित होती है और प्रभावी होती है। और एंजियोस्पर्म विकास की दृष्टि से सबसे ज्यादा उन्नत पौधों का समूह है, और वर्तमान पृथ्वी पर सबसे अधिक विविधता इन्हीं में देखी जाती है। वर्तमान में यदि हम बात करें तो सबसे ज्यादा अधिक जो विविधता होती है वो इन्हीं में देखी जाती है। चलिए आगे आते हैं, एंजियोस्पर्म की प्रमुख विशेषता, मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स। सबसे पहले है पुष्प की भूमिका। पुष्प एंजियोस्पर्म का जननांग यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसमें पुंकेशन यानी स्टैमेन्स और अंडक यानी कार्पेल्स दोनों उपस्थित होते हैं। पुंकेशन में परागकण यानी पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। अंडक के भीतर बीजांड ओव्यूल्स विकसित होते हैं। निषेचन के बाद बीजांड, बीज और अंडाशय फल बन जाता है। ठीक है, निषेचन के बाद बीजांड, बीजांड से बीज और अंडाशय, अंडाशय से फल बन जाता है। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि पुष्प की भूमिका क्या यहाँ पर बता रहा है। तो देखिए, एंजियोस्पर्म का सबसे जो प्रमुख अंग होता है वो फूल होता है, जो कि इनका जननांग होता है। फूल के अंदर पुंकेसर और अंडक दोनों होते हैं, यानी स्टैमेन और कार्पेल दोनों होते हैं। पुंकेसर के परागकोशों में परागकण बनते हैं, जबकि अंडक के भीतर बीजांड उपस्थित होता है। परागकण और बीजांड के संयोग से क्या होता है? निषेचन होता है, और इसके बाद बीजांड से बीज तथा अंडाशय से क्या बनता है? फल बनता है। इसलिए फूल को पादप का जननेंद्रिय, ठीक है, जननेंद्रिय होता है, जननेंद्रिय भी कहा जाता है, पादप का जननेंद्रिय। चलिए आगे आते हैं। आगे दिया हुआ है बीजों का आवरण यानी सीड इनक्लोजर। बीज फलों के भीतर बंद रहते हैं। यह आवरण पौधों को सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करता है। फल बीजों के प्रसार यानी डिस्पर्शन में सहायता करते हैं। यह विशेषता केवल एंजियोस्पर्म में ही पाई जाती है। यही कारण है कि इन्हें आवृत बीजी पौधे कहा जाता है। ओके, यहाँ पे देखिए सीड इनक्लोजर की बात हुई है। एंजियोस्पर्म की एक विशेषता यह है कि इनके बीज जो होते हैं वो फल के अंदर बंद रहते हैं। यह फल बीज की रक्षा करता है और उसके प्रसार यानी डिस्पर्शन में मदद करता है। देखिए, जब बीज पक जाते हैं तब फल काटकर या किसी माध्यम से बीजों को फैलाता है, जिससे कि पौधे नए स्थानों पर उगते हैं। ओके, और यह आवरण पौधे के प्रजनन में बहुत ही सुरक्षा, ठीक है, स्थिरता और विकास का संकेत है। ओके,
जो कि जिम्नोस्पर्म से इन्हें अधिक उन्नत बनाता है, अधिक डेवलप्ड बनाता है कि वो कितने आगे हैं। ठीक है, जिम्नोस्पर्म से एंजियोस्पर्म बहुत आगे है। ओके, इनमें बहुत एक तरह से सुरक्षा के कह सकते हैं। ठीक है, सुरक्षा होता है, स्थिरता और विकास का ये संकेत देता है। ठीक है, इसी के कारण हम कहते हैं कि जो जिम्नोस्पर्म से जो हमारा एंजियोस्पर्म है वो बहुत ज़्यादा उन्नत है। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है विविधता और आवास, डाइवर्सिटी एंड हैबिटेट। चलिए आवास की बात करें, हैबिटेट्स की, तो एंजियोस्पर्म भूमि, जल और वायु तीनों प्रकार के आवासों में पाए जाते हैं। स्थलीय, जलीय, पर्वतीय, मरुस्थलीय सभी वातावरण में अनुकूलित है। हाइड्रीलिया, ठीक है, वेलिशनेरिया जल में, ऑपियंशिया, कैक्टस मरुस्थल में यानी डेजर्ट में। अत्यधिक अनुकूलनशीलता यानी अडेप्टेबिलिटी इनके व्यापक प्रसार का कारण है। विश्व के अधिकांश हरित वनस्पति एंजियोस्पर्म की है। तो देखिए यहाँ पे बता रहा है, ये जो हम पढ़ रहे हैं इसके हैबिटेट्स कहाँ रहता है। एंजियोस्पर्म हर प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं, जल, थल, वायु तीनों में। देखिए कुछ पौधे जैसे कि हो गया हाइड्रीला, वेलिशनेरिया पूर्णतः जलीय है। ठीक है, पूरी तरह से जल में रहते हैं। जबकि ऑपियंशिया हो गया, कैक्टस हो गया, ये डेजर्ट में भी जीवित रहते हैं। इनकी अद्भुत अनुकूलन क्षमता जो है, एडेप्टेबिलिटी जो है इनकी बहुत ही रिमार्केबल, जो एडेप्टेबिलिटी ये अडॉप्ट करते हैं उन्हें, उनके कारण ये जो है वो हर पर्यावरण में टिके रहने योग्य हो जाते हैं। ओके, सारे टाइप के जितने भी तरह के पर्यावरण है वहाँ ये रह सकते हैं। इसीलिए जैसे आज पृथ्वी पर जितनी भी हरियाली है उसका अधिकांश भाग जो है वो एंजियोस्पर्म से ही बना है। ठीक है, जितने भी हम देखते हैं आसपास में, तो मैक्स जो होता है, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो हम कहें तो वो एंजियोस्पर्म होता है। आसपास में यदि जितने भी हैं हम पौधे देखते हैं, पेड़ देखते हैं, ठीक है, छोटे घास ही क्यों ना देखें, बहुत से जो है वो एंजियोस्पर्म ही होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आकार की विविधता, आकार में अत्यधिक भिन्नता। ठीक है, फिर आता है ओल्फिया, सूक्ष्म जलीय पौधा, लगभग 1 मिलीमीटर से भी छोटा होता है। यूकैलिप्टस 100 मीटर से अधिक ऊंचा होता है। छोटे शाकीय पौधों से लेकर विशाल वृक्षों तक फैली विविधता या विविधता एंजियोस्पर्म की सर्वाधिक उन्नत वर्ग होने का प्रमाण है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर उसकी आकार की विविधता, किस तरह से इसका साइज वेरिएशन है, छोटा होता है, बड़ा होता है, कितने छोटे से कितने बड़े तक होता है, तो यहाँ पर ये बताया है। देखिए एंजियोस्पर्म आकार में भी बहुत ज़्यादा विविध है, बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। ओल्फिया जैसे कि ओल्फिया जो है एक बहुत ही सूक्ष्म जलीय पौधा है जो कि लगभग 1 मिलीमीटर से भी छोटा होता है। और जबकि यूकैलिप्टस आप सभी जानते हैं 100 मीटर तक ऊंचा हो सकता है। तो ये जो डाइवर्सिटी है, जो विविधता है, वो बताती है कि एंजियोस्पर्म ने विकास के हर स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज की है, सूक्ष्म शाकीय, ठीक है, सूक्ष्म शाकीय पौधों से लेकर विशाल वृक्षों तक। ठीक है, हम एंजियोस्पर्म को पा सकते हैं। ये जो समूह है, ये समूह प्रकृति में सबसे अधिक संख्या में पाए जाने वाला वनस्पति वर्ग है। ओके, वनस्पति जो प्लांट किंगडम है उसमें एंजियोस्पर्म जो है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है। ठीक है, आगे आते हैं। आर्थिक महत्व यानी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं। भोजन और पोषण, लगभग सभी प्रमुख खाद्य पदार्थ एंजियोस्पर्म से प्राप्त होते हैं। अनाज, गेहूं, धान, मक्का, जौ। फल में आ जाते हैं आम, सेब, केला, अंगूर। सब्जियां में टमाटर, आलू, गोभी। दलहन व तिलहन की बात करें तो मूंग, सरसों, मूंगफली। ये पौधे मानव आहार का प्रमुख स्रोत हैं। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि आर्थिक महत्व की बात करें तो हमारा जो लगभग पूरा भोजन होता है, ठीक है, पूरा भोजन एंजियोस्पर्म से आता है। गेहूं हो गया, धान, मक्का, जौ, ठीक है, इन सभी अनाज हो गए, आम, केला, सेब, अंगूर, ये सब जैसे फल हो गए, टमाटर, आलू, गोभी, ये सब जैसी सब्जियां हो गई, सभी इसी समूह के हैं। दलहन में मूंग, अरहर ये सब होता है। तिलहन में सरसों, मूंगफली आ जाता है, जिनसे हम प्रोटीन और तेल लेते हैं। ठीक है, जिनसे हमें प्रोटीन और तेल मिलता है, वो सभी आ जाते हैं एंजियोस्पर्म में। ठीक है, तो इस प्रकार ये पौधे जो हमारा जो जीवन है उसका मुख्य खाद्य आहार भी है। तो इसका एक अपना ही आर्थिक महत्व है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है औद्योगिक और औषधीय उपयोग, यानी ईंधन। औद्योगिक में क्या उपयोग होता है, औषधीय में क्या उपयोग होता है, तो इसमें भी एंजियोस्पर्म का बहुत ही प्रमुख भूमिका है। ठीक है, ईंधन में लकड़ी, चारकोल, बायोफ्यूल। औषधिया में तुलसी, नीम, एलोवेरा, ये सबसे। रेशे में आ जाता है कपास, जूट, शन, रबर, गोंद, तेल आदि उत्पाद भी इन्हीं से प्राप्त होते हैं। ये पौधे आर्थिक दृष्टि से अत्यंत उपयोगी हैं। आर्थिक दृष्टि से, औद्योगिक दृष्टि से, औषधीय दृष्टि से, सभी से बहुत ज़्यादा उपयोगी है। ये बहुत ज़्यादा पाया भी जाता है। ठीक है, यानी क्या, जैसे एंजियोस्पर्म का जो उपयोग होता है ना, वो केवल भोजन तक सीमित नहीं है। जैसे अभी हमने देखा भोजन व पोषण के लिए, तो वो सिर्फ भोजन तक सीमित नहीं है, ये औद्योगिक और औषधीय रूप से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कपास, जूट, सन से हमें रेशे प्राप्त होते हैं। ठीक है, नीम, तुलसी, एलोवेरा जैसी वनस्पतियाँ जो है वो औषधीय गुण रखती हैं।
ठीक है। लकड़ी, गोंद, रबर और तेल भी एंजियोस्पर्म से ही मिलते हैं। तो इस प्रकार ये पौधे मानव सभ्यता की आर्थिक नींव को सशक्त करते हैं। ओके, तो इस तरह से ये आर्थिक रूप से भी बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं। चलिए आगे आते हैं। अब आता है वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन। देखिए, प्रमुख वर्ग यानी मेन ग्रुप्स। एंजियोस्पर्म दो प्रमुख वर्गों में विभाजित है, एक बीजपत्री मोनोकोटिलीडन्स और द्विबीजपत्री यानी डाइकोटिलीडन्स। तो ठीक है, यानी कि इसे दो भागों में विभाजित किया गया है, मोनोकोटिलीडन्स और डाइकोटिलीडन्स। तो देखिए, मोनोकोटिलीडन्स में आ जाता है जैसे कि गेहूं हो गया, धान हो गया, मक्का हो गया। डाइकोटिलीडन्स की बात करें तो गुलाब, सूरजमुखी, आम, ये सब। दोनों में संरचनात्मक अंतर, ठीक है, और उनके बीज पत्रों और पुष्पांगों में देखा जाता है। ठीक है, बहुत से अंतर होते हैं दोनों में, जो कि हम अगले स्लाइड में देखेंगे, देख सकते हैं। हाँ, अंतर, डिफरेंसेस बिटवीन मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट, कुछ विशेषता लिखी हुई है। ठीक है, और एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री के बारे में बताई गई है। विशेषता की बात करें, बीज पत्रों की संख्या एक मोनोकॉट में एक होती है, द्विबीजपत्री में दो होती है। शिरा विन्यास की बात करें तो समानांतर मोनोकॉट में होती है और डाइकॉट में रेटिकुलेट होती है। जड़ प्रणाली की बात करें तो मोनोकॉट में फाइब्रस होता है, डाइकॉट में टैप रूट होता है। पुष्प दल संख्या, ठीक है, उसकी बात करें तो मोनोकॉट में 3 के गुणांक में होता है, डाइकॉट में 4 या 5 के गुणांक में होता है। गुणांक यानी कि 3 के गुणांक, यानी कि 3 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, 3 1s are 3, ओके, 3 2s are 6, 3 3s are 9। ठीक है, इस तरह का होना चाहिए, 3 के मल्टीपल में होना चाहिए। उदाहरण में आ जाता है मोनोकॉट में गेहूं, मक्का, धान। डाइकॉट में आ जाता है गुलाब, सूरजमुखी, आम। ठीक है, तो ये सब हो जाता है। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो ये यहाँ रहा, ये आपका डिफरेंस है। ठीक है, जो देखिए, एक बीजपत्री पौधों में केवल एक बीज पत्र होता है। ठीक है, शिराएं जो होती हैं वो समानांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं, जड़ी जो होती हैं रेशेदार होती हैं, और फूलों के अंग 3 के गुणांक में पाए जाते हैं। इतना हुआ एक बीजपत्री का। दूसरी ओर यदि हम बात करें द्विबीजपत्री पौधों में, तो उनमें 2 बीज पत्र होते हैं। पत्तियों की शिराएं जाली आकार की होती है, रेटिकुलेट होती हैं। जड़ें जो होती हैं मूसलार होती हैं। ठीक है, टैप रूट होता है, और पुष्प दल 4 या 5 के गुणांक में होती है। तो यह वर्गीकरण जो है वंशपति विज्ञान में, ठीक है, वंशपति विज्ञान में बहुत ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि इससे पौधों की पहचान व अध्ययन जो होता है वो बहुत ज़्यादा सरल हो जाता है, बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि इससे हम कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग रख सकते हैं कि ये एक बीजपत्री या द्विबीजपत्री, या फिर हम ये भी कैटेगराइज कर सकते हैं कि ये एंजियोस्पर्म है, ये जिम्नोस्पर्म है, ठीक है, टेरिडोफाइट्स है, ठीक है, ब्रायोफाइट्स है, एल्गी है। ऐसे हम इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मिलने के बाद हम उसे लगभग कैटेगराइज कर सकते हैं कि वो कौन से ग्रुप में रहेगा। ठीक है, चलिए ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे पिक्चर भी दिया हुआ है एंजियोस्पर्म का। पहला द्विबीजपत्री का पिक्चर है, और फिर दूसरा में एक बीजपत्री यानी डाइकॉट और मोनोकॉट का पिक्चर यहाँ पर दिया गया है। कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने दोनों का बताया, दोनों का डिफरेंसेस मैंने बताया। डिफरेंसेस जो आपने यहाँ पर देखा है, ये आपको कम से कम एटलीस्ट ये 5 पॉइंट्स जो है वो आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंफर्म रहता है कि ये आपसे कहीं भी पूछा जा सकता है। ठीक है, मोनोकॉट डाइकॉट में बहुत से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है, याद नहीं हो पाता है, कन्फ्यूज़न होता है। तो आप एटलीस्ट ये 5 पॉइंट याद रखिए, आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, आप इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह से होता है, ये कैसे होता है। ठीक है, तो आप यदि इतना याद रखिएगा तो आपको कुछ मतलब कि और ज़्यादा इसमें जानने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्स में भी यदि क्वेश्चन आते हैं तो आप ये लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं एंजियोस्पर्म का महत्वपूर्ण योगदान यानी सिग्निफिकेंस ऑफ एंजियोस्पर्म। प्रमुख योगदान की बात करें तो ये पृथ्वी पर अधिकांश हरित क्षेत्र को आच्छादित करते हैं। परागण व फलन की प्रक्रिया में कीट, पक्षी, वायु की भूमिका महत्वपूर्ण है। विकासशील दृष्टि से सर्वाधिक उन्नत पौधों का समूह है। पृथ्वी के खाद्य तंत्र यानी कि फूड चेन का आधार है। मानव सभ्यता की आर्थिक और पारिस्थितिक नींव है। ठीक है, तो ये एक तरह से हमने एंजियोस्पर्म का महत्वपूर्ण योगदान देखा। जैसे कि आप यहाँ पे समझ सकते हैं, एंजियोस्पर्म जो है ना वो पृथ्वी के पर्यावरण और पारिस्थितिक के संतुलन में सबसे ज़्यादा अधिक भूमिका निभाता है। ये ऑक्सीजन उत्पादन, कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण और खाद्य श्रृंखला को बनाए रखते हैं। परागण में कीट, पक्षी और वायु की भी बहुत ज़्यादा अहम भूमिका होती है। इनकी विविधता और अनुकूलन क्षमता इन्हें क्या करती है, सबसे उन्नत पौधों का समूह बनाती है। तो मानव सभ्यता की प्रगति और पोषण जो है दोनों ही इन पर निर्भर है। ओके, चलिए आगे आता है निष्कर्ष। सारांश में बात करें तो एंजियोस्पर्म जो है आवृत बीज वाले पुष्पी पौधे हैं। फूल, बीजांड व परागण की विशिष्ट रचना है। बीज फल के भीतर रहते हैं, भीतर बंद रहते हैं। अत्यधिक विविधता और अनुकूलन क्षमता है।
दो वर्ग होते हैं इनमें, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। मानव जीवन और पारिस्थितिकी के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण पौधों का समूह है ये, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरह से एंजियोस्पर्म ऐसे पौधे हैं जिनके बीज फल के अंदर सुरक्षित रहते हैं। इनमें फूल, फल और बीज की विशेष रचना पाई जाती है। ये हर प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं और पृथ्वी के अधिकांश हरित वनस्पति इन्हीं से बनी है। दो प्रमुख वर्ग होते हैं, ठीक है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। इनकी आर्थिक, पारिस्थितिक और विकासीय दृष्टि से भूमिका बहुत ज़्यादा अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ओके, तो संक्षेपण आता है कि आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने देखा एंजियोस्पर्म का परिचय, उसके बाद हमने एंजियोस्पर्म की प्रमुख विशेषताएं देखी, उसके बाद हमने विविधता और आवास देखा, और फिर आर्थिक महत्व के बारे में जाना, और फिर उसके बाद वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन हमने देखा, जो कि मोनोकॉट और डाइकॉट में क्लासिफाइड, ठीक है। फिर हमने एंजियोस्पर्म का महत्वपूर्ण योगदान देखा। ओके, ठीक है, तो फिर धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू। देखिए, लेसन तो कंप्लीट होता है। ओके, इसका क्वेश्चन आंसर भी, एक्सरसाइज पोर्शन जो है वो बचा हुआ है, वो हम लोग करेंगे। ओके, ठीक है, तो फिर थैंक यू।